चलिए शुरू करते हैं क्लास। चलिए, सब लोगों ने होमवर्क बना लिया है? चलिए, सब लोगों ने होमवर्क बना लिया है होगा ना? कल जो होमवर्क दिया गया था बन गया है सभी का? तो कल वाला होमवर्क पहले चेक कर लेते हैं। आप लोग बताएं, होमवर्क बन गया है? शुरू किया जाए? चलो फिर, होमवर्क बना लिया गया है ना? मैं बार बार पूछ रहा हूँ। चलो आओ। अभिषेक कुमार पांडे कह रहे हैं कि हाँ बन गया है। चलो ठीक है, आओ फिर मिलाते हैं। देखो आप, ठीक है चलो आओ होमवर्क चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो कल ही क्लियर हो गया था कि यूजुअली है, और यूजुअली के साथ यहाँ नेवर है। तो यूजुअली और नेवर दोनों एक साथ नहीं आएगा। इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने भी पढ़ाया नहीं है, मैं ये आज आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में ऑलवेज लगा है। ऑलवेज की वजह से ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ आर भी गलत है और यहाँ डूइंग भी गलत है। तो दो दो खाने में सुधार नहीं होने की वजह से हम लोग सीधा इसका आंसर नो एरटिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, सीधा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर कोई डाउट होगा तो आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम वॉकिंग डाउन द रोड फॉर 2 आवर्स टू बी हेल्दी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का मतलब ये सेंटेंस हमेशा किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई एम वॉकिंग गलत है, यहाँ पर सीधे हो जाएगा आई वॉक। अगला क्वेश्चन, शी ही इज गोइंग एवरी डे। एवरी डे का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज गोइंग नहीं बल्कि यहाँ क्या होगा? गोज। आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम स्टडिंग फॉर 2 आवर्स एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई एम स्टडिंग नहीं बल्कि क्या होगा? आई स्टडी। हो सकता है नए बच्चों को थोड़ा सा डाउट हुआ होगा यहाँ पर कि सर बिफोर लगा है, बिफोर के साथ गोइंग क्या कर रहा है। मैं थोड़ा सा ये वाला एक्सप्लेन कर दूं। देखो, बिफोर जो वर्ड है ना, एक्चुअली में ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन को तुम तोड़ोगे तो उसकी स्पेलिंग होती है प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है से पहले। कहीं भी तुम सर्च करोगे तो प्री का मतलब क्या मिलेगा? से पहले। और पोजीशन का मतलब होता है नाउन। तो समझ में आपको ये आ गया होगा कि अगर हम बात बिफोर की कर रहे हैं तो बिफोर एक प्रीपोजिशन है, और बिफोर के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा? नाउन आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आता है। अगर तुम यहां पर मान लो गो लिखते हो, तो गो जो है वो वर्ब है। अब हमें बिफोर के बाद क्या चाहिए? वर्ब नहीं चाहिए, बल्कि हमें बिफोर के बाद नाउन चाहिए। तो किसी भी वर्ब को अगर आप नाउन में बदलना चाहते हो तो सबसे सिंपल कंसेप्ट होता है कि आप उसमें आईएनजी लगा दो। तो यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन है, इस वजह से बिफोर के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा? नाउन आएगा। तो नाउन के रूप में अगर हम कोई भी वर्ब लिखना चाहें तो सिंपल है, अगर हम नाउन के रूप में कोई वर्ब लिखते हैं तो उसका हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? जीरन फॉर्म यूज करेंगे। जीरन का मतलब हो गया कि वर्ब का चौथा रूप, यानी बिफोर के साथ। यही वजह है कि गोइंग आया, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, ही इज गोइंग एवरी डे। एवरी डे का मतलब हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर इज गोइंग नहीं बल्कि क्या होगा? गोज। मैं सब लोगों से पूछ रहा हूं कि मैंने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन चेक किया। आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया है या नहीं, आप लोग का ये सही हो रहा है या नहीं। कितने लोगों का सही हो रहा है? जरा मुझे रिप्लाई करें। यहां तक, ये 1 से लेकर 8 तक कितने लोग का सही हो रहा है? जल्दी बताएं ताकि आगे सेशन शुरू करें।
कितने लोग का सही हो रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, सही हो रहा है, सही हो रहा है। मैं इसका आंसर नहीं पूछ रहा हूँ कि पहला का आंसर इसका आंसर है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों का सही हो रहा है। मेरी बात समझा जाए। चलो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, मैं ये आज पढ़ाऊंगा तो आप बनाना, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली वी नेवर गो, यूजुअली के साथ नेवर नहीं आता है, सीधे आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। ये क्वेश्चन मैं आज पढ़ाऊंगा, इसको भी आप छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है यूजुअली टेकिंग, यूजुअली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, सीधे आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। कल सब क्वेश्चन ये सब क्लियर कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ आर नहीं होगा और यहाँ क्या होगा, विजिट, इसलिए आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअली के साथ नेवर, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, आंसर क्या हो गया, सी। यूजुअली के साथ नेवर नहीं आता है। ये क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे तो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है मोहन ऑलवेज रिप्लाइज टू हिम वेन एवर, कल जो मैंने वर्ड का लिस्ट दिया था उसका मैंने आपको जो पीडीएफ शेयर किया था, आप उसमें गौर किए होगे। वेन एवर, वेन एवर भी एक ऐसा वर्ड है जिसकी हिंदी होती है जब कभी, इसके साथ भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके बाद आने वाला वाक्य हमेशा V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप कभी भी हिंदी बोलते हो, जब कभी मान लो मुझे हिंदी बोलना है तो क्या बोलोगे, जब कभी हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये बोलोगे, या आप बोलोगे जब कभी हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, सोच के बताओ क्या बोलोगे, जब कभी हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, ये पहला और दूसरा दोनों में से कौन सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है, पहला सही है दूसरा सही है, मुझे इसकी हिंदी बताओ, इसमें कौन सा हिंदी में कौन सा वाक्य बोलना सही रहेगा, जब कभी हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या जब कभी हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। आप बताओ मुझे कौन सा सही रहेगा, जल्दी से, मैं आपके आंसर को वेट कर रहा हूं, मुझे बताओ आप कौन सा सही रहेगा। अक्षय कुमार, चलिए एक अक्षय कुमार एक बार ही आंसर दो आप, अक्षय कुमार एक बार ही आंसर दो आप, बार बार नहीं आंसर दो। चलिए, यानी आप लोग का कहना है कि सर ये वाला गलत है ये सही है, तो फिर समझो जब यहाँ वेनेवर लिखा है तो ही इज आस्किंग कैसे होगा, हिंदी समझो, जब कभी वह कुछ सवाल पूछ रहा है या जब कभी वह कुछ सवाल पूछता है, तो जवाब में आएगा कि जब कभी वह कुछ सवाल पूछता है, इसलिए इस आस्किंग गलत है, यहाँ क्या हो जाएगा, आस्क, आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यूजुअली के साथ नेवर नहीं आता है, अपने जरूरत के हिसाब से ही है, तो यहाँ क्या कर देंगे, डज नॉट, और यहाँ स्पीक्स बदल कर क्या हो जाएगा, स्पीक, आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इज ऑलवेज, ऑलवेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे आंसर बी। अगला क्वेश्चन है यूजुअली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, इसलिए यहां पर सीधे क्या हो जाएगा, यूजुअली टॉक्स, आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। एकदम इजी कंसेप्ट है, कल सब पढ़ाया हुआ था। ओकेजनली किस टेंस में आता है, कल का लिस्ट आपको दिया गया था, आपको पीडीएफ शेयर किया गया था, आपने फेयर किया होगा, किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इसलिए अपोलो जाइजेस, आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला क्वेश्चन है देखो एवरीडे, एवरीडे का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को देकर देखा जाए तो इसमें इज भी गलत है और यहाँ पे टेकिंग भी गलत है, तो बताओ यहाँ पर दो दो खाने में सुधार करना, ए और बी दोनों खाने में सुधार करना पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर ना हम ए मारेंगे ना बी मारेंगे, सीधे आंसर क्या मारेंगे, नो एरर मारेंगे, इसका आंसर क्या हो गया, नो एरर। अगले क्वेश्चन पे बात करें, ड्यूरिंग द हॉलीडेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ऑफन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इसलिए एम गलत है, वर्किंग गलत है, सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, वर्क, आई वर्क, सीधे आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो हम लोग आज पढ़ेंगे तो बनाएंगे। ये क्वेश्चन है ऑलवेज का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम देखें तो आर भी गलत है और यहाँ देखें तो मेकिंग भी गलत है, क्या होना चाहिए भैया, तो मेक होना चाहिए। ए और बी दोनों खाने में सुधार नहीं हो सकता है, ए और बी दोनों आंसर नहीं लग सकता है, दैट्स वाई हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या मारेंगे,
नो एरर। यानी आपको ये 24 क्वेश्चंस दिए गए थे, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया, आप लोगों का सही हुआ या गलत हुआ, मुझे बताएं। एक लड़का एक बार ही जवाब देगा। अक्षय कुमार, तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लग रही है मुझे, एक बार ही जवाब दो, बार बार जवाब नहीं दो। आप ये क्वेश्चन देख लो और देखकर बताओ कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए ये सब सही हुआ या गलत हुआ है। सही है या गलत है? क्या बोल रहे हो, सब क्वेश्चन सही है? सही है, सही हुआ है टोटल सर। खुशी अग्रवाल सही हुआ है, अभिषेक कुमार पांडे सही हुआ है, और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, सही है या गलत है? सही है, ऑल सही है सर, सही है सर। चलो ठीक है, तो मैं ये जो मैंने चेक किया है मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको, आप चिंता ना करो। मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट्स के नाम से। मैं ये इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट्स, EODAY, या फिर चलो ठीक है, यही ठीक रहेगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स। न्यू डॉक्यूमेंट्स। चलो जब ये क्लास ऑफ हो जाएगा तो मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप अपना एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ आज का क्लास, ठीक है। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, आओ। कल वाली सारी बातें मैंने पढ़ाई दी थी, जो लोग आज से क्लास अगर ज्वाइन किए होंगे तो उनको कल का क्लास जरूर देखना चाहिए, ताकि उनको समझ में आएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है आज के लिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले मेरी बात समझ लो, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। और आज मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मैं उसके लिए सबसे पहला एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि वह, एकदम सिंपल सवाल है, हर कोई ट्रांसलेट करके बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। वह घर जाता है। मैंने एक हिंदी वाक्य पूछा है और उम्मीद करते हैं जितने भी लोग लाइव हैं वो इसका जवाब इजीली दे सकते हैं। वह घर जाता है, मुझे इसका जवाब बताएं। वह घर, क्या होगा इसका जवाब? चलिए, अक्षय कुमार ने जवाब दिया, सब लोग जवाब दे रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह, आपका आंसर गलत है, ठीक है। खुशी अग्रवाल, ही गोज टू हाउस, चलो ठीक है। यानी हम लोगों ने यहाँ देखा, अगर हम लोग बात करें इस सवाल की कि वह घर जाता है का ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आप यही कहोगे कि ही गोज टू, क्या होगा भाई, हाउस। यानी आपका जवाब एकदम सिंपल आएगा कि सर वह घर जाता है का आंसर होगा ही गोज टू हाउस, ठीक है। अब मान लो तुम एग्जाम देने गए हो, आज तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया। सबसे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा जवाब देना कि तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है जिसमें लिखा हुआ है कि वी सजेस्ट दैट, ही, खाली स्थान, टू हाउस। देखो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, वी सजेस्ट दैट ही गो टू हाउस। इतने सारे लोग लाइव हैं, आपको इसका जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लो इसका आंसर है गो, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में मैंने लिखा गोज। सी ऑप्शन में मैंने लिख दिया मान लो विल गो। और डी ऑप्शन में मैंने लिख दिया कैन गो। चार ऑप्शन आपके, ठीक है। और भी कोई बच्चा जवाब देगा? और भी कोई बच्चा जवाब देगा? तो अब यहाँ पर कोई भी बच्चा अगर
इस क्वेश्चन को अगर देखेगा तो वो यही बोलेगा कि सर ही है, ही के साथ क्या आएगा, गोज आएगा। या कोई बच्चा ये सोचेगा कि सर ही है तो ही के साथ क्या आएगा, कैन गो आएगा। कैन गो भी आ सकता है, ही कैन गो। या कोई बच्चा सोचेगा कि ही के साथ विल गो आएगा, लेकिन वो कभी नहीं सोचेगा कि ही के साथ गो आएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है कि ही शी इट या कोई एक नाम के साथ वर्ब का पांचवा रूप होता है, इसलिए वो सोचेगा कि ए आंसर नहीं होगा। और इस तरह के क्वेश्चन का कोई बच्चा बी मार देगा, कोई सी मार देगा, कोई डी मार देगा और अपना आंसर देकर आएगा। और उससे पूछा जाएगा कि बाबू तुमने ये सवाल सही बनाया है या गलत बनाया है, तो वो बोलेगा कि सर ये क्वेश्चन तो हम 100% श्योर हैं कि इसका आंसर सर गो नहीं होगा, इसका आंसर या तो गोज होगा या कैन गो होगा या विल गो होगा। वैसे हमने इसका आंसर क्या लिखा है, गोज लिखा है। इसी तरह से तुम आगे बढ़ोगे तो तुमसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि वी, ठीक है, लिखा रहेगा इस तरह से कि वी इंसिस्ट दैट, है ना, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर डालना। वी इंसिस्ट दैट ही खाली स्थान टेक अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट, है ना, टेक अ रेस्ट इन हिज, मान लो ऑफिस। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है और यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे मान लो एक ऑप्शन में लिख दिया गया कि डू नॉट, बी में लिख दिया गया मान लो डज नॉट, सी में लिख दिया गया नॉट, और ई में, सॉरी ई नहीं है बल्कि, और डी में लिख दिया गया भाई, डी में लिख दिया गया है मान लो यहां पर हम एक ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, डिड नॉट। ये इस तरह से ऑप्शंस दे दिए गए। अब मान लो अगर कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को बना रहा है तो वो क्या सोचेगा कि वी इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, जोर डालना। इंसिस्ट मतलब क्या होता है, जोर डालना। तो जोर डालना का मतलब ये सेंटेंस किस में शुरू हुआ है, प्रेजेंट में। तो जाहिर सी बात है खत्म भी किस में होगा, जब प्रेजेंट में शुरू है कोई कहानी, तो कोई भी बच्चा सोचेगा कि भाई इसका अंत भी किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। तो वो सोचेगा प्रेजेंट में होगा, इसलिए यहाँ पे डिड नॉट नहीं टिक लगाते हैं। अब वो यहाँ देखेगा कि ही लगा है, तो ही के साथ तो भाई नॉट ग्रामेटिकल एरर है, ही के साथ डू नॉट ग्रामेटिकल एरर है, तो क्या होगा भैया, बी होगा, यानी आंसर क्या होगा, डज नॉट। देखो इसी तरह से आप अपने क्वेश्चन का जवाब दोगे। और बोर्ड जानता है कि अगर ये सवाल हम किसी भी बच्चे से पूछते हैं तो अगर क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें से 99% बच्चे जिन्होंने सिंपल अपने 11th 12th या 9th 10th में सिंपल पढ़ा है कि भाई जिस वाक्य के अंत में ताहे तीहे तेह लगा है, या फिर उन्होंने पढ़ा है कि जिस वाक्य के अंत में ताहे तीहे तेह लगा, पढ़ा है कि भाई कोई काम बार बार करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आप V1 V5 यूज करते हो, ही के साथ डज नॉट आता है, ये सब चीजें पढ़ी है, तो वो बोलेगा कि सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। और बोर्ड जानता है कि अगर बच्चों से ये सवाल पूछेंगे तो जो 99% बच्चे हैं जो मैट्रिक इंटर लेवल पे तैयारी करते हैं उनका ये क्वेश्चन गलत होगा, और बोर्ड अपना, है ना, क्वेश्चन पूछकर आपको कंफ्यूज करेगा। तो अब मैं सबसे पहले बता दूं कि आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हो, आप जब इसके आंसर को सुनोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये क्या हो गया, मतलब ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। ठीक है, आप सोचोगे कि भाई ये क्या हो गया, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। देखो अगर मैं बताऊं कि इसका आंसर ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, इसका आंसर सी होगा, तो सब लोग सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाओगे कि सर ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ही नॉट टेक अ रेस्ट। हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वह नहीं आराम करता है का ट्रांसलेशन होता है ही डज नॉट टेक अ रेस्ट, ये होता है। आप यही सोचोगे ही डज नॉट टेक अ रेस्ट, है ना। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ही के साथ क्या होता है, गोज होता है। लेकिन देखने वाली बात है, ना तो इसका आंसर सी होगा, ना इसका आंसर बी होगा, ना डी होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, गो होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी बच्चों के सामने लिखोगे कि सर ही गो टू हाउस, तो 100% कोई भी बोलेगा कि बाबू ये तुम्हारा आंसर क्या है, गलत है।
होना क्या चाहिए, गोज। लेकिन इस क्वेश्चन में आखिर इसका आंसर गोज गलत हो रहा है, गो क्यों सही हो रहा है, आज का मुद्दा यही होगा हम लोग का। आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो आओ इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं यहाँ से। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हम लोग आज का सेशन यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। मैं इस पेज को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो, आज का सेशन शुरू करने के लिए हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, आपको कुछ फेयर करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपको सिर्फ सुनना है, समझना है, मेरे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना है। और जब क्लास ख़त्म हो जाएगा तो मैं खुद इसका आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मैं खुद इसका नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। आप घर पर अपने से फेयर करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। देखो, आज सबसे पहले हम पहला रूल आपको समझाएंगे। इस रूल को ध्यान से सुनना है। सबसे पहला रूल है कि हमारे सामने या आपको कुछ सिंपल से वर्ब याद रखने होंगे। जैसे मान लो तुम्हारे 10 दोस्त होते हैं, 15 दोस्त होते हैं, तुमने 15 दोस्त का नाम याद रखा है, 10 दोस्त का याद रखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 5 ऐसे वर्ब हैं जो याद रखने हैं। तो 5 वर्ब कौन कौन से हैं, अब वो सुनो। पहला रूल मैं समझा रहा हूँ आज के टॉपिक का। जैसे सबसे पहला वर्ब होता है सजेस्ट। देखो ध्यान से समझो, सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब अगर कोई पूछता है तो आप क्या कहोगे, सलाह देना। देखो समझो, सलाह देना, ये पहला वर्ड है, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है रिकमेंड। अगर मैं रिकमेंड की बात करूं तो रिकमेंड की हिंदी भी क्या होती है, सलाह देना। समझो बात को। तीसरा वर्ड जो होता है इंसिस्ट। बात को समझो, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर डालना, ध्यान दो। चौथा वर्ड जो होता है वो होता है आस्क। आस्क का मतलब सबको मालूम है क्या होता है, पूछना। और पांचवा वर्ड जो होता है वो होता है डिमांड। डिमांड का मतलब सबको मालूम है क्या होता है, मांग करना। देखो, ये 5 ऐसे वर्ब हैं जिसका हमारे इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये 5 ऐसे वर्ड हैं जिनका हमारे इंग्लिश में एक बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो रोल क्या है, अब मैं आपको यहां समझाता हूं, है ना। पहले तो ये 5 वर्ड याद रखना है, सजेस्ट है, रिकमेंड है, इंसिस्ट है, आस्क है और डिमांड है। ये 5 ऐसे वर्ड हैं जिनका हमारे इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल है। अब वो रोल क्या है मैं वो समझाता हूं, समझो आप। जैसे मान लो कभी भी अगर मेन वर्ब के रूप में, वैसे ये सब मेन वर्ब ही हैं, मेन वर्ब के रूप में कभी भी अगर मेन वर्ब के रूप में अगर मान लो सजेस्ट का यूज हुआ हो, ठीक है, या मान लो रिकमेंड, हिंदी मैंने अभी भी बता दी है, रिकमेंड का यूज हुआ हो, या मान लो इंसिस्ट का यूज हुआ हो, डिमांड का यूज हुआ हो, या आस्क का यूज हुआ हो, ठीक है। ये 5 वर्ड है, इन सब चीजों का यूज हुआ हो और इन सब के ठीक बाद दैट लगा हो। अब बोलोगे सर क्या दैट लगाना जरूरी है? बिल्कुल। आप जब 2 सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको जरूरत होती है एक कनेक्टर की, एक कंजंक्शन की, और इसे हम लोग कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्या, कंजंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। मतलब ये कि अगर सजेस्ट हो, रिकमेंड हो, इंसिस्ट हो, डिमांड हो, आस्क हो, और इसके बाद अगर आपको एक सेंटेंस लिखना हो तो जाहिर सी बात है आप उसे जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। तो आपने यहां क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब देखो, इसके बाद अगर कोई तुम वाक्य लिखते हो तो वो वाक्य 100% एक ही स्ट्रक्चर पर आधारित होगा, और वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझो, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि मैं ये सब वर्ड लिखूं, दैट लिखूं, और इसके बाद अपने मन से विल लिख दूं, अपने मन से कैन लिख दूं, अपने मन से मे लिख दूं, माइट लिख दूं, प्रेजेंट एंड डेफिनेट लिख दूं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप। यानी ये 100% आपका मन हो या आपका मन ना हो,
अगर ये आपने वर्ब यूज किया है और इसके बाद आप एक वाक्य लिखना चाहते हो तो इसको और इसको जोड़ने के लिए आपको जरूरत होगी दैट की, और दैट के बाद आप सब्जेक्ट, शुड, भी1 और ऑब्जेक्ट यही यूज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई सेंटेंस नेगेटिव में बनाना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, शुड प्लस नॉट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब सेंटेंस डिपेंड करता है आप पर, आपको अफर्मेटिव लिखना है या आपको नेगेटिव में लिखना है। अगर अफर्मेटिव में लिखना है तो शुड प्लस भी1 और नेगेटिव में लिखना है तो शुड नॉट प्लस भी1 आएगा। ठीक है, अब ये तो 100% तय हो गया कि हमें ये सब वर्ड यूज करने के बाद अगर एक और सेंटेंस इसके साथ जोड़ना हो तो दैट के बाद हम शुड ही लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा कि वी सजेस्ट, ये देखो वी सजेस्ट दैट, ठीक है, ही शुड, बात समझो, ही शुड स्पीक इंग्लिश। इसकी हिंदी भी अगर आप करोगे तो आप हिंदी समझ सकते हो। हम लोग सजेस्ट करते हैं, हम लोग सलाह देते हैं कि उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। वी सजेस्ट दैट ही शुड स्पीक इंग्लिश, हम लोग सलाह देते हैं कि उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अगर हम एक और सेंटेंस बनाकर आपको समझाना, वी, ठीक है, वी सजेस्ट दैट, अब देखो यहां सच में से कोई भी वर्ब लिखते हो तो आपको दैट लगाना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। वी सजेस्ट दैट ही, मान लो, शुड नॉट टेल अ लाई। हिंदी भी आप कर सकते हो कि, हिंदी कर सकते हो आप, लाई की स्पेलिंग सब लोग समझ ही रहे हैं, फिर भी मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं। आप हिंदी समझ सकते हो कि हम लोग सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं कि उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, और हम लोग सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हम लोगों ने समझा। अब देखो इंग्लिश में आप आगे चल करके, अभी तो आपने सेकेंड डे क्लास किया है, एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडल, एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, तो हमारे इंग्लिश में अगर हम, देखो मैं यहां थोड़ा समझा रहा हूं, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का अगर हम लोग एक लिस्ट बनाए तो कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है भाई। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा मस्ट है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा शुड है, जैसे मान लो मैंने लिखा वुड है, जैसे मान लो मैंने लिखा कुड है ना, क्या है, माइट है, क्या है, मे है, क्या है, कैन है, बात समझ रहे हो, क्या है, लाइकली है, क्या है, अनलाइकली। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये सब देख रहे हो, ये सब मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है। क्या है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। तो देखो इतने सारे मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब जो होते हैं हमारे इंग्लिश में, जितने भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं उनमें से एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है जिसका नाम क्या है, शुड। बात समझो, शुड एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है जिसको एक पावर दिया गया है, जिसको एक पावर दिया गया है। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि सर क्या पावर दिया गया है, मुझे बताइए आप। देखो शुड को एक ऐसा पावर दिया गया है कि ये खुद को दिखा भी सकता है और खुद को छिपा भी सकता है। जैसे मान लो तुमने यहां पर, जो मैंने पिछले वाले सेंटेंस में तुमने यहां पर जो शुड लिखा है, ठीक है, तो शुड एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है जो कहीं भी आ सकता है और खुद को कहीं छिपा सकता है ना। अब तुम बोलोगे कि सर ये कैसी बात हुई, मजा नहीं आया। आप सर एक एग्जांपल सुनो, तुमने कहा है ना, कहा कि सर देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा कि ही शुड स्पीक इंग्लिश। लीजिए आपका ही एग्जांपल सर मैं लिख रहा हूं, आप बोल रहे हो, ठीक है, स्पीक इंग्लिश, और मैं कहना चाहता हूं कि उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो क्या मैं यहां शुड छिपा दूं और मैं सिर्फ लिख दूं ही स्पीक इंग्लिश, तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरे भाई
सबसे पहले आपको मैं ये कहूं कि मान लो अगर ये सेंटेंस तुमने लिखा है, ठीक है, और तुम यहां से शुड छिपा दोगे और सबको ये दिखाते चलोगे कि सर ही स्पीक इंग्लिश लिखा गया है, और कहोगे कि यहां पर शुड है लेकिन मैंने छिपा दिया, तो तुम्हारी बात मानेगा कौन? कौन बिलीव करेगा कि यहां शुड है और तुमने छिपा दिया? तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि यहां शुड तुमने लिखा है? तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। मान लो तुम झूठ बोल रहे हो, है ना, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तुम झूठ बोल रहे हो कि यहां पर मैंने शुड लिखा है। कौन मानेगा कि यहां शुड है? तुम्हारे पास कहां प्रूफ है? ये एक सिंपल सा वाक लिखे हुए हो, ही स्पीक इंग्लिश, इसमें प्रूफ कहां है कि यहां पे शुड छिपा हुआ है? तो यहां पर प्रूफ चाहिए 100% कि तुमने जो वाक्य लिखा इसमें शुड है। अब जैसे मान लो मैं इस सेंटेंस पर आता हूं, तो जब ये सजेस्ट, रिकमेंड, इंसिस्ट, डिमांड और आस्क लिखते हो, तो इसके बाद जब अगला सेंटेंस लिखते हो तो बीच में दैट लिखे। अब दैट के बाद ये 100% या फिर तुम 200% कह लो या तुम 500% कह लो, ये तय है कि इसके बाद शुड ही आएगा। ये 100% तय है। और यहां पर आपको मालूम, मैंने बताया कि शुड एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है जो खुद को, अपने आप को वहां पर दर्शा भी सकता है और खुद को छिपा भी सकता है। अब मान लो मैंने यहां पर शुड को क्या किया? छिपा लिया। ये मान लो मैंने शुड छिपा लिया। अब मैं शुड छिपा लूंगा अगर, तो यहां बैठे, क्लास में बैठे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, है ना, आपकी कॉपी चेक करने वाले हर आदमी को यह समझ में आ रहा है कि जब यहां सजेस्ट लगा है, यहां दैट लगा है, तो इसका मतलब यहां शुड है। और शुड एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है जिसको हम लिख भी सकते हैं और छिपा भी सकते हैं। अगर कोई यहां पर कहे कि नहीं तुमने शुड नहीं लिखा, हम कैसे मान ले? तो उसका प्रूफ है ये सजेस्ट, उसका प्रूफ है ये रिकमेंड, इंसिस्ट, डिमांड और आस्क, कि जब दैट आ गया तो इसके बाद शुड ही आएगा। आप शुड लिखो तो भी वहां शुड आएगा, और अगर नहीं लिखोगे, छिपा लोगे, तो शुड रहेगा, लेकिन वहां पर शुड रहेगा। आपने छिपा लिया है लेकिन शुड है, दिख नहीं रहा है, लेकिन शुड का वैल्यू वहां पर अभी भी मौजूद है। तो मान लो अगर मैं इस सेंटेंस में से भी शुड छिपा लूं, तो जरा गौर करो, तुम्हारे पास बचा क्या? देखो गौर से, ही के साथ क्या बचा? V1। ही के साथ क्या बचा? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट प्लस V1। मेरे भाई बात समझो, आप ये तय है कि इसके साथ शुड आएगा, और शुड को लिख भी सकते हो, छिपा भी सकते हो। तो जब तुम शुड छिपाओगे तो अफर्मेटिव में क्या बचेगा? V1। नेगेटिव में क्या बचेगा? नॉट प्लस V1। मैं यही चीज आपको यहां समझाना चाह रहा था। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे मान, है ना, अब यहां इंसिस्ट लगा है, मैं समझाना चाह रहा हूं थोड़ा देर के लिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। मान लो यहां पर क्या लगा है? इंसिस्ट लगा है। यहां पर क्या लगा है? इंसिस्ट लगा है। तो इंसिस्ट के बाद ये 100% तय है कि अगला स्ट्रक्चर जो होगा उसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है, शुड लिखना है, जरूरत नॉट की है तो नॉट लिखना है, नहीं तो V1 लिखना है, और क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहां पर आप इंसिस्ट लिखे हो, इसका मतलब यहां शुड है, दिख नहीं रहा है। अब तुम बोलोगे कि सर दिखाइए ना, क्यों नहीं दिखा रहे? मेरे भाई अगर हम यहां शुड दिखाएंगे तो हर बच्चा शुड के साथ V1 लगाएगा। सबको मालूम है V1 आता है। बोर्ड का यही तो प्लान है, यही तो कॉन्स्पिरेसी है, यहीं पे तो बोर्ड आपको फंसाना चाहता है कि मैं यहां पर आपको समझाना चाह रहा हूं, बोर्ड की यही प्लान है कि यहां से वो शुड को क्या करेगा? छिपा लेगा। अब जब शुड यहां से छिप गया तो इसका मतलब शुड है लेकिन दिख नहीं रहा है। अब सोचो, तुम अगर यहां पर डज नॉट चूज करते हो, सोचो अगर तुम यहां पे डज नॉट चूज करते हो, तो बताओ ऐसा कौन स्ट्रक्चर है जिसमें एक सेंटेंस बनेगा शुड डज नॉट? बताओ, क्या शुड डज नॉट लिखना सही है? नहीं, क्योंकि यहां पर शुड नहीं है, लेकिन यहां पे शुड छिपा हुआ है। छिपा हुआ है का मतलब है, दिख नहीं रहा है, उसका वैल्यू है, दिख नहीं रहा है। तो बताओ जब वैल्यू है, दिख नहीं रहा है, तो शुड के साथ डज नॉट लिखोगे, शुड डज नॉट, क्या ये ग्रामेटिकल सही है? तो तुम कहोगे नहीं सर। क्या मैं तुमसे पूछूं कि शुड के साथ डिड नॉट लिख सकते हैं? तो तुम कहोगे नहीं सर, ये भी ग्रामेटिकल रॉन्ग है। क्या मैं तुमसे पूछूं कि बाबू क्या तुम शुड के साथ डू नॉट लिख सकते हो? तो भी तुम बोलोगे नहीं सर, ये गलत है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई मेरे शुड के साथ नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लिख सकते हो कि नहीं, तो तुम बोलोगे कि हाँ सर, ये सही है। दैट्स वाई वी हैव टू आंसर ऑप्शन नंबर सी,
क्योंकि यहां पर जब ही आया, शुड छिपा है, तो शुड के बाद जो अगला स्ट्रक्चर होगा वो नॉट का होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ओ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही के साथ नॉट प्ले, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है। क्या होता है भाई, ही के साथ डज नॉट प्ले। लेकिन ये क्वेश्चन अब आप समझ सकते हो कि ये एक्चुअली में क्वेश्चन पूछा कहां से गया है। ये बहुत दूर से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इंसिस्ट का है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसी तरह से अगले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो हमारे सामने एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला। यहां भी देखो सजेस्ट है, इसका मतलब यहां पर क्या छिपा हुआ है, यहां पर छिपा हुआ है शुड। अब सोचो शुड के बाद तुम क्या लिखोगे। अब तुम सोचो शुड के साथ क्या गोज लिख सकते हो, नहीं। शुड के साथ क्या कैन गो लिख सकते हो, नहीं। शुड के साथ विल गो लिख सकते हो, नहीं। जब होगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कहता है कि शुड के साथ आप भी1 ही लिख सकते हैं, इसलिए भी1 क्या है, गोज। दैट्स वाई आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सर पढ़ाए हैं कि ही के साथ गो नहीं बल्कि क्या आता है, गोज, और यही सोच करके हम आंसर बी देंगे। कुछ बच्चे दिमाग लगा करके सी देंगे, कुछ बच्चे डी देंगे, और उनका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो हम आपको समझाए हैं, पहले आप हमको ये बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले ये बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया है तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे इसको बनाकर दिखाएं, है ना। मेरा आपसे एक सवाल है, आप इसको बनाकर दिखाएं सभी लोग। वी सजेस्ट दैट कि खाली स्थान, है ना, हार्ड, ठीक है। ए ऑप्शन STUDIED स्टडीड, बी ऑप्शन STUDIES स्टडीज, सी ऑप्शन विल स्टडी, और डी ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन में हो गया STUDY स्टडी। मान लो एक ई ऑप्शन मैंने बना लिया, है ना, कैन स्टडी। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब मुझे बनाकर दिखाओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बनाओ। पंकज प्रजापति, फटाफट आंसर बताइए। एक बच्चा सिर्फ एक बार ही जवाब देगा, 2 बार देने से ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 2 बार देने से ज्यादा नंबर आ जाएगा, नंबर एक ही आएगा। अक्षय कुमार को अपने ऊपर यकीन नहीं है कि सर देख नहीं रहे हैं, उसको लगता है कि हम 5 बार लिखेंगे तभी सर देखेंगे। ऐसा नहीं है बाबू, तुम 1 बार लिखोगे तो भी हम देख लेंगे कि तुमने जवाब दे दिया है। झूठ मूठ का अपने आप को परेशान करो, समझने पे ध्यान दो। चलिए, तो आप सब लोग समझ चुके हैं और आप लोगों ने अपना आंसर देना शुरू कर दिया। आप लोग कह रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, स्टडी। तो आपने एक रूल समझा, ठीक है। चलो अब मैं आपको, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब बताओ। मान लो एक क्वेश्चन है, वी इंसिस्ट दैट ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वी इंसिस्ट दैट ही खाली स्थान, है ना, ही खाली स्थान, मान लो गो टू द सिनेमा लेट एट नाइट, मान लो, है ना। वी इंसिस्ट का मतलब जोर डालना, मैंने हिंदी बताया है। ए ऑप्शन है, बताना इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट। बी ऑप्शन है, ठीक है, डू नॉट। सी ऑप्शन है, विल नॉट। डी ऑप्शन है, कैन नॉट, और ई ऑप्शन है, नॉट। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, चलो सही आ रहा है। अब देखो एक बच्चे ने कहा
कि सर अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में हो तो क्या उस कंडीशन में भी यही आंसर होगा? बिल्कुल। मैं आपको पहले बता दूं, एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा कि सर फर्स्ट सेंटेंस अगर पास्ट में हो यानी इंसिस्ट के जगह सर मान लो यहां पर इंसिस्टेड लिखा हो तो क्या फिर भी यही रूल लागू होगा? पहली बात देखो, मैं आपको ये बता दूं रूल तो यही लागू होगा, ठीक है, क्योंकि शुड एक ऐसा वर्ड होता है जिसको आप प्रेजेंट में अगर कोई सेंटेंस है उसके साथ भी लिख सकते हो, और अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो उसके साथ भी लिख सकते हो। ये पहली बात क्लियर हो गई कि अगर इंसिस्ट की जगह इंसिस्टेड है तो भी रूल यही होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट है उसके साथ भी शुड लिख सकते हो, और पास्ट में सेंटेंस है उसके साथ भी शुड लिख सकते हो। ये पहली बात यहां क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि देखो भाई, पढ़ाते हुए मुझे 19 ईयर्स हो गए हैं, 19 साल, और मैं आपको अपने तरफ से यह विश्वास दिला दूं कि 100% जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो हमेशा ये याद रखना इधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट में ही होता है, ठीक है। आपको मैं अभी थोड़ा पढ़ा लेता हूं, तो मैं आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो मेरे पास एक मैंने ये बुक रखा है, ऑफलाइन क्लास में भी मैं आप लोगों को ये बुक सजेस्ट करता हूं। ये आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए सबसे अच्छी बुक है। रीजन कि इसमें मार्केट में 2-3 तरह की बुक बिकती है, एक प्रैक्टिस सेट बिकता है, एक टॉपिक वाइज बिकता है, और एक चैप्टर वाइज बिकता है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बुक होगी चैप्टर वाइज, क्योंकि इसमें आप हर चैप्टर को पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन बनाते चलेंगे। मैं लास्ट में इस किताब के बारे में बता दूंगा, वैसे सब बच्चों को मालूम है जो तैयारी कर रहे हैं। अब आओ, मैं आपको ये पहला रूल क्लियर हो गया, अब मैं दूसरा रूल समझाता हूं, समझो। अब तुम बोलोगे कि क्या सर सिर्फ यही 5 वर्ड जो सर आपने बताया, तुम बोलोगे कि सर आपने जो ये 5 वर्ड बताया है क्या सिर्फ इसी के साथ ये रूल लागू होता है, या ये रूल और भी कहीं लागू होता है? ठीक है, आप बोलोगे ना कि सर आपने जो 5 वर्ड बताया है क्या सिर्फ इसी के साथ ये रूल लागू होता है, या और भी कोई रूल है, और भी कोई ऐसा पॉइंट है जिसके साथ ये रूल लागू होता है? तो मैं बता दूं बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो एक और मुद्दा है, आप उसको समझो। देखो एक स्ट्रक्चर होता है, समझो आप बात को, स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है, बात समझो। यानी इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? इट से। मतलब ये 100% तय है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? इट से होगी, 100% तय है, ठीक है ना। इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? तो इट से होगी। अब बोलोगे सर इट से क्यों होगा, मैं वो समझा रहा हूं कि देखो जब तुम यहां इट लिखते हो तो इसके बाद यहां पर 100% कंफर्म रखना कि उस सेंटेंस में एडजेक्टिव ही आएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे? देखो दिस जो होता है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और जो इट होता है ये एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपकी सेंटेंस की शुरुआत इट से हुई है तो ये 100% तय है कि आगे जो है एडजेक्टिव ही होगा। आप एडजेक्टिव नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी आप ये समझ लो कि अगर ईट है तो आगे एडजेक्टिव ही होगा, और ईट और एडजेक्टिव के बीच में हमेशा इज या वॉज आएगा, है ना। जैसे मान लो अगर मुझे कहना है कि यह महत्व, है ना, यह महत्वपूर्ण है, मुझे कहना है, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। ये देखो ईट आया, इसका मतलब आगे एडजेक्टिव ही आएगा, ये 100% श्योर है। और ईट और एडजेक्टिव के बीच में हमेशा क्या आता है? इज आता है, ठीक है। तो ईट है, इज ऑब्लिक वॉज है, एडजेक्टिव है। अगर कभी भी ये स्ट्रक्चर दिखता है तो इसके बाद क्या आता है? दैट आता है। क्या आता है? दैट आता है, ठीक है। क्या आता है भाई? दैट आता है। अब दैट के बाद बात को समझो, तुम 2 चीज लिख सकते हो। मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं ताकि उधर की चीजों को मैं हटा सकूं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं छोटा छोटा लिख सकूं। छोटा छोटा लिखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो देखो समझो, मतलब मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि सारी बातें इस बोर्ड में अट जाए, नहीं तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत अगर इट से होती है तो ये तय है इसके साथ एडजेक्टिव ही होगा। इसके साथ क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा।
और एडजेक्टिव जब आप समझ गए कि होगा, तो इट और एडजेक्टिव के बीच में सिर्फ इज या वॉज ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, ये 100% तय है। ठीक है, एडजेक्टिव। अब देखो, जब ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो दो तरीके से होगा। इसके बाद आने वाला सेंटेंस जो होगा वो दो तरीके से होगा, और वो तरीका ये है कि सबसे पहले क्या, और वो तरीका ये है कि इसके बाद आने वाला सेंटेंस जो होगा वो दो तरीके से होगा। और पहला तरीका ये समझो, पहला तरीका है 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। पहला तरीका क्या है? 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। और दूसरा तरीका है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड। ठीक है, अब मैं यहाँ ब्रैकेट में नॉट लिख रहा हूं ये समझाने के लिए कि अगर सेंटेंस में नॉट की जरूरत है तो लिखेंगे, अगर नॉट की जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। और इसके बाद क्या है? V1 है, और इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप समझो, यहां पर दो तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। अब मान लो मैंने कहा कि अंग्रेजी, मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ना हम, है ना, अंग्रेजी पढ़ना, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ना उसके लिए महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी पढ़ना उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब तुम सोच रहे होगे सर हम कब सेंटेंस बनाना सीखेंगे? देखो भाई, आज तो दूसरा दिन है, धीरे धीरे पढ़ोगे तो सेंटेंस बनाने भी आ जाएगा। अंग्रेजी पढ़ना उसके लिए महत्वपूर्ण है। मान लो मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, हमारे पास बनाने का ये स्ट्रक्चर है। मान लो सबसे पहला तरीका है, मैं बनाना शुरू कर रहा हूं, इट। इट के बाद क्या है? इज। इट है भाई, और यहाँ है लगा है, मतलब इज होगा। अब जब इट है तो आगे एडजेक्टिव होगा, और हर कोई समझ सकता है महत्वपूर्ण का अंग्रेजी क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद अगर मान लो मैं ऊपर वाला ये स्ट्रक्चर फॉलो करता हूं तो मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट टू, इट इज इंपॉर्टेंट टू, क्या है भाई? अंग्रेजी पढ़ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू, मान लो मैं बोल रहा हूं लर्न इंग्लिश। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर तुम बोलोगे सर इसमें आपने जोड़ा है अंग्रेजी पढ़ना उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसमें एक चीज केवल ऐड कर देंगे, फॉर हिम, है ना। अभी इसका कोई रोल नहीं है, अभी सिर्फ हमको सिंपल सेंटेंस समझाना है, इसलिए मैंने ये लिखा, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। इस सेंटेंस को अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट इज इंपॉर्टेंट, समझो मेरी बात को, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट। अब देखो, हम लोग इस स्ट्रक्चर पर आ गए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, क्या लिखा हुआ है भाई? क्या लिखा हुआ है? तो उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही शुड, देखो क्या आ गया? लर्न इंग्लिश। बस समझो, ही शुड क्या आ गया? लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब तुमने क्या देखा? तुमने देखा ये कि हम लोग इस सेंटेंस को दो तरह से कहें। इसमें एक चीज 100% तय है कि अगर तुमने इट लिखा, इज लिखा, यहाँ एडजेक्टिव लिखा, और इसके बाद एक वाक्य लिखते हो और इसको दैट से जोड़ते हो, तो अगले वाक्य में शुड लगाना अनिवार्य है। कंफर्म हो गया? और जैसा कि अभी अभी मैंने आपको समझाया है कि मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब में शुड, शुड एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है जो खुद को दिखा भी सकता है और खुद को छिपा भी सकता है। यानी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब में शुड एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है जिसको हम रख भी सकते हैं और छिपा भी सकते हैं। मतलब आप तुम मेरी बात समझ रहे होगे कि ये सेंटेंस में ये 100% तय है कि शुड आएगा, और यहां पर हम चाहें तो इस शुड को लिख भी सकते हैं और शुड को छिपा भी सकते हैं। तो मान लो अगर हम शुड छिपा दिए तो यहां पे शुड है, तो बचा क्या? गौर से देखो, बचा क्या? V1।
अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या बचा, नॉट प्लस V1। समझने की कोशिश करो, यहां से अगर तुम शुड को छिपा दोगे तो क्या बचेगा, V1। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या बचेगा, नॉट प्लस V1। बिल्कुल वैसा ही मतलब ये कि अगर बोर्ड इस रूल को ध्यान में रखकर तुमसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि इट इज, अब इट इज है इसका मतलब एडजेक्टिव ही है, इसमें 100% श्योर है, ठीक है। इट इज, इट इज, ओहो, इट इज डिजायरेबल, ठीक है। डिजायरेबल, देखो एक वर्ड होता है डिजायर, DESIRE, मैंने उसमें एबल लगा दिया, तो एबल जब लगा दिया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो इट इज डिजायरेबल, एबल लगेगा तो ये ई हट जाएगा। इट इज डिजायरेबल दैट, डिजायरेबल, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, क्या होता है, इच्छा। तो डिजायरेबल मतलब ये इच्छा करने योग्य है। इट इज डिजायरेबल दैट शी, खाली स्थान, खाली स्थान, कुड कोरस, ठीक है। अब मान लो ए ऑप्शन है, मान लो यहां पे लिखा हुआ है कुक्स, ठीक है। बी ऑप्शन है, यहां लिखा हुआ है, मान लो यहां लिखा हुआ है विल कुक। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कुक, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कैन कुक। मान लो ये ऑप्शन है। अब तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो तुम इसका जवाब इजीली दे सकते हो। कंसेप्ट वही है कि भाई अगर यहां पर इट है, इज या वॉज है, एडजेक्टिव है, तो अगले सेंटेंस में या तो 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे, या फिर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, नॉट है तो नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे। और शुड को लिख भी सकते हैं और शुड को छिपा भी सकते हैं। अगर शुड छिप जाता है तो भी वहां शुड का वैल्यू है, और आपको शुड को ध्यान में रख करके ही आगे आंसर बताना है। तो मान लो अगर ये मैंने क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे, जल्दी से बताओ कि आपका आंसर क्या आएगा, बोलिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा तो आप क्या जवाब दोगे, चलिए। ठीक है, चलो। तो आपने इसका आंसर बताया कि सर इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। सब लोग यही कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि यहां पर जो शुड है वो छिपा हुआ है। और शुड को ध्यान में रखकर चलेंगे भाई, अगर हम शुड को ध्यान में रखकर चलते हैं तो शुड के साथ हम कुक्स नहीं लिख सकते हैं, ना विल कुक लिख सकते हैं, ना कैन कुक। शुड के साथ क्या आएगा, सिर्फ V1, इसलिए आंसर क्या हो गया, कुक, आंसर सी। यहां तक समझ गए आप। दूसरा तरीका, अब आओ, मैं जब यहां तक क्लियर हो गया तो मैं आपसे इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो अगर ये क्वेश्चन आ गया ऐसे तो क्या जवाब दोगे। मान लो ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी दैट ही, खाली स्थान, ही खाली स्थान, है ना, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मान लो ही खाली स्थान वेस्ट हिज मनी। अब यहां पर ए ऑप्शन है, मान लो ये क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है नॉट, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है विल नॉट, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कैन नॉट, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है डज नॉट। चलो मैं समझाने के लिए एक ऑप्शन और बढ़ा देता हूं, ई ऑप्शन में लिखा हुआ है भाई, है ना, ई ऑप्शन में मान लो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो डिड नॉट। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं तुमसे ग्रामेटिकल बोलूँ तो ही के साथ विल नॉट भी आता है, ही के साथ कैन नॉट भी आता है, ही के साथ डज नॉट भी आता है, ही के साथ डिड नॉट भी आता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन का मैं आंसर आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे, जल्दी बताओ। फटाफट आंसर बताइए।
चलिए, अगर मैं कहूं कि इसका आंसर क्या होगा तो आप क्या जवाब दोगे? ठीक है, आप सब लोग कह रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा? नॉट होगा। बिल्कुल सही। अब जब यहां तक सीख गए तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक और चीजें समझनी है, उस चीज को जरा तुम ध्यान से समझो। ठीक है, ठीक है। शुड कुक रहता तो यही होगा सर। बिल्कुल, शुड कुक रहता तो यही होगा। नहीं बाबू, देखो दोनों में से कोई एक होगा। तुम्हारी बात यहां पर अगर आती है तो देखो दोनों में से कोई एक होगा। या तो तुम शुड लिखोगे या तो तुम नहीं लिखोगे, दोनों कैसे रहेगा? कोई एक रहेगा ऑप्शन, है ना। और एग्जाम में ज्यादातर चांस यही रहता है कि शुड को छिपा दिया जाएगा। मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आप चिंता न करो, परेशान न हो, मैं खुद। हाँ ठीक है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। सारे बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? ए ही आ रहा है। आप सब लोग अपने जगह पे सही हो, किसी का आंसर गलत नहीं है। ठीक है, अब समझो नेक्स्ट। ठीक है, देखो समझो। अब जैसे यहां तक सीखे तो एक और बात समझनी होगी, एक और रूल है ये। इस चीज का एक तीसरा रूल है, समझो। जैसे मान लो एक रूल तुमने सीखा, इंसिस्ट, सजेस्ट, रिकमेंड, डिमांड। एक रूल तुमने सीखा अभी अभी, इट इज प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी वन। और अब तुमको एक और रूल समझना है जो मैं समझा रहा हूं, कि अगर मान लो कभी भी अगर एक स्ट्रक्चर तुम लिख रहे हो, ठीक है, मान लो ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव। बात को समझो, क्या लिखा हुआ है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूं, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए ना, तो मैं छोटा छोटा लिखता हूं ताकि आपको एक बोर्ड में अट जाए। ठीक है, तो मैं छोटा छोटा लिखता हूं। देखो, STRUCTUR, ये तीसरा रूल है, समझना है ध्यान से। जैसे मान लो पॉजेसिव क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जरा ये बताइए। देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव कुछ नहीं है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे माई, माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। हीज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। हर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। योर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। आवर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। देयर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। चलो, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर एक वर्ड आए एडवाइस, देखो ये एडवाइस ही आएगा, एडवाइस के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? एडवाइस आएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस क्या है? एडवाइस, अगर मान लो लिखा है, और इसके साथ अगर दैट लगा हो तो दैट के बाद भी एक ही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड। अगर आपको नॉट लिखना है तो नॉट लिखेंगे, नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें भी हम आपको वही कहेंगे कि जब आप पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखते हो और इसके साथ एडवाइस लिखते हो तो अगले वाक्य के लिए आप दैट यूज कर रहे हो ताकि हम अगले वाक्य को जोड़ सके, क्योंकि दैट एक कंजंक्शन है। तो इसके बाद यानी अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडवाइस है और इसके बाद दैट है, और दैट ही आएगा, क्योंकि आप इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को अगर जोड़ना चाहते हो तो आपको कनेक्टर के रूप में क्या चाहिए? दैट चाहिए। तो दैट के बाद आने वाला वाक्य हर हाल में क्या होगा? सब्जेक्ट शुड B1 होगा, नेगेटिव में शुड नॉट प्लस B1 होगा। और एक ही सिंपल जवाब है कि आप यहां भी शुड को लिख सकते हो और चाहो तो आप छिपा सकते हो, यानी शुड हो भी सकता है और शुड छिप भी सकता है। ठीक है, अब बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है, आपने तो अच्छी बात कही। जैसे मुझे एक एग्जांपल बताइए। जैसे मैं देखो एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि माई एडवाइस इज दैट। ठीक है, माई एडवाइस इज दैट। अब बोलोगे सर स्ट्रक्चर में आपने इज छोड़ दिया। कोई बात नहीं है, आप यहां पे चाहो तो इज लगा लो। ठीक है, लगा लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि सेंटेंस का पूरा मतलब समझ पाओगे आप। इज है और इसके बाद क्या है? दैट है। और आप चाहो तो यहां पर हो सकता है कल को क्वेश्चन में यहां वाज भी मिले, लेकिन आप 100% तय रखो कि हर हाल में इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट ही टेंस यूज होता है। तो माई एडवाइस इज दैट ही, खाली स्थान, है ना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मान लो ये क्वेश्चन है, ए ऑप्शन नो, बी ऑप्शन
विल नो, सी ऑप्शन कैन नो, और डी ऑप्शन KNOWS नोस। आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, फटाक से आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माई एडवाइस इज दैट ही डैश हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और यहां पर आप देख लो, ये स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया है। पॉजिटिव एडजेक्टिव ये सब होते हैं, इसके साथ अगर एडवाइस लगा हो और एडवाइस के बाद इज आ जाए और उसके बाद दैट हो, दैट आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस और ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। तो इसके बाद वाले सेंटेंस 100% जब होगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट शुड बी वन होगा। तो आप यहां पर बताओ कि यहां पर आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। चलो बिल्कुल सही, सब लोगों ने जवाब देना चाहिए सर, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आप मेरी बात समझ चुके हो। तो अब सवाल ये उठता है कि सर आप हम लोगों को पिछले 45 मिनट से आप ये रूल पढ़ा रहे हो, तो क्या आप ये 45 मिनट से जो पढ़ा रहे हो, क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? आपके माइंड में सबसे पहला ये सवाल चल रहा होगा। तो आओ, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने अपने से बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने इसका जवाब दिया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन पूछ लेता हूं। सबसे पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि आपको मार्केट से बुक क्या खरीदनी होगी। देखो, आप पढ़ रहे हो भाई, तो हम तो आपको सेट प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन मेरा आपसे दावा है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, चाहे वो टेंस हो, कंजंक्शन हो, या फिर आपका नरेशन हो, वॉइस हो, आर्टिकल हो, डिग्री हो, है ना, कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, अगर उससे एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। यानी अगर आप कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद 100% आप रिवीजन करते हो, पढ़ा हुआ चीज को याद रखते हो और क्वेश्चन बनाते हो, अगर आप 1000 क्वेश्चन बना रहे हो और 999 क्वेश्चन बन गया और एक नहीं बनेगा, तो आप कंप्लेन करना, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ये 100% आप लोगों से वादा है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अब सवाल ये है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं, पहले तो मैं इस बुक के बारे में बता दूं। देखो, आप हम जो सेट प्रोवाइड करेंगे आप बनाना, लेकिन अपने से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक होना चाहिए, क्योंकि कल को आपको ये ना लगे कि सर आप पढ़ा रहे हो सिर्फ आपका क्वेश्चन बन रहा है। आपको ये समझ में आए कि पढ़ने के बाद आप किसी भी किताब से क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा। अब देखो, ये जो बुक है, ऐसा नहीं कि मैं इस किताब का राइटर हूं, मैं लेखक हूं, मैंने किताब लिखा, ऐसा नहीं है। ये एमबी पब्लिकेशन का बुक है। बात ऐसी है कि देखो, मार्केट में अगर तुम अभी जाते हो और एक किताब खरीदते हो प्रैक्टिस सेट, उसमें क्या होगा? कॉमन एरर होंगे, वन वर्ड होगा, ईडीएम होगा, स्पेलिंग एरर होगा, पारा जंबल होगा, क्लोज टेस्ट होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा। वो तुमसे अभी नहीं बनेगा क्योंकि तुम नए हो। अगर तुम मार्केट में जाकर के एक सेट खरीदते हो टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज में क्या होता है कि एक जगह सारा कॉमन एरर, एक जगह सारा वन वर्ड, एक जगह सारा ईडीएम, एक जगह सारा कॉम्प्रिहेंशन, एक जगह पारा जंबल, एक जगह साइनो, एक जगह एंटो, तो फिर वो तुमसे नहीं बनेगा क्योंकि तुमने अभी उतना नहीं पढ़ा है। तुमको जरूरत है वैसे किताब की जो चैप्टर वाइज है। देखो, ये सबसे अच्छा कलेक्शन है अब तक जितने भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। इसमें क्या है कि अगर तुमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, तो पिछले 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूछे गए हैं, कॉमन एरर के रूप में एक जगह, फिलर्स के रूप में एक जगह और इंप्रूवमेंट के रूप में एक जगह, तुमको यहाँ क्वेश्चन खोजने की जरूरत नहीं है। बस टॉपिक पढ़ते चलो और रिविजन करते चलो। तो यहां पर हम जो पढ़ाए हैं, सबसे पहले हम लोग, ये किताब हमारी नहीं, इसमें सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। मैं इस किताब से एक प्रीवियस क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, है ना। आपको मैं पेज नंबर भी बता दूंगा और आपको क्वेश्चन नंबर भी बना दूंगा। देखो, अब तो तुम यहाँ पर कैमरा में पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं बोर्ड पर रख रहा हूं। देखो, यहाँ पर ये बोर्ड पर साफ दिख रहा होगा 118 नंबर पेज में, यहीं से क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। तो पेज नंबर कितना है मेरे भाई? पेज नंबर 118, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। देखो, यहां साफ दिख रहा है, ये मैं 2 नंबर लिख रहा हूं। तुम बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। आई सजेस्ट दैट ही स्टडी मेडिसिन। आई सजेस्ट दैट ही स्टडी मेडिसिन, और यहां पर स्टडी क्या है? अंडरलाइन है, ठीक है। ए ऑप्शन है विल स्टडी, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बी ऑप्शन है स्टडीज, ठीक है। सी ऑप्शन है स्टडीड, और डी ऑप्शन है नो
इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये देखो ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है, मैं एग्जाम का नाम लिख दूं, ये तुम्हारे एनडीए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हमको एक बात बताओ, बात देखो मैंने क्या बोला, बहुत डे वन मैंने समझाया था, ऐसा नहीं कि तुम तैयारी एसएससी कर रहे हो तो एनडीए का क्वेश्चन नहीं बनाओगे। देखो किसी क्वेश्चन पे मोहर नहीं मारा हुआ है कि एनडीए है तो एनडीए में आएगा, ऐसा नहीं है। अभी देखो इसके नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बैंक पीओ के एग्जाम में आया है, उसके नीचे जो क्वेश्चन आया है वो एसएससी के एग्जाम में आया है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आया है वो बैंक पीओ के एग्जाम में आया है। तो मेरा कहना है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। मैं आंसर वेट कर रहा हूं, जरा आंसर बताओ इसका। हाँ ठीक है, पब्लिकेशन एमबी। ठीक है चलो, सब लोग कह रहे हैं कि सर इसका आंसर नो इंप्रूवमेंट होगा। आओ मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, देखो पेज नंबर सेम है, पेज नंबर फिर वही बात है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा पेज नंबर 118 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर as soon as he returns from taking the examination, टेकिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये कौन से एग्जाम में आया है भाई, ये तुम्हारे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये तुम्हारा ए है, ये वाला हिस्सा तुम्हारा बी है, ये वाला हिस्सा तुम्हारा सी है, ठीक है। हालांकि एसएससी के एग्जाम में आया है, इसको लंबा कर दिया है, लंबा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। एसएससी के एग्जाम में आया है, ये यहाँ पर झूठ मूठ का लकीर दे दिया है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। और ये तुम्हारा ये तुम्हारा जो है, सॉरी, ए है, बी है, सी है, और ये तुम्हारा जो है डी है, और डी के बाद ये ई है। हालांकि इस बुक में ये क्वेश्चन एसएससी का ही है, लेकिन इस बुक में इस क्वेश्चन को 5 भागों में डिवाइड कर दिया है, तो जैसा है मैंने वैसा ही लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया। अभी तुम पेज नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हो, ये तुम्हारे सामने बुक है मेरे भाई, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सब ऑनलाइन है, लाइव है। यहाँ पर पेज नंबर 118 दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सब तुम भी किताब खरीद कर प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या होगा जल्दी से, है ना। ये क्वेश्चन 2 नंबर है, ये क्वेश्चन 4 नंबर है ना, 2 नंबर और 4 नंबर। अगर तुम्हारे को बेहतर ये होगा ना कि तुम ऐसे जवाब दो कि 2 का आंसर ये है सर, 4 का आंसर ये है सर, तुम अपना जवाब ऐसे दोगे तो मुझे एक बार में दिखेगा कि नहीं तुम लोगों ने दोनों ही क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, अभी कोई डाउट तुम लोगों को नहीं है। ओमकार सिंह आप ऐसा करो भाई, 2 नंबर और 4 नंबर दोनों का एक साथ जवाब दो, ताकि मुझे लगे कि नहीं भाई तुम सीख रहे हो, जवाब दे रहे हो, है ना। क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब दो, बोर्ड पे 2-2 क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे हमको क्लियर रहेगा ना कि तुम किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो लोग। हाँ ये देखो पंकज प्रजापति, ऐसे ही सभी लोग ऐसे ही जवाब दो, 2 और 4 एक साथ दो, 2 नंबर और 4 नंबर में एक साथ जवाब दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है भाई, तुम लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। ठीक है देखो, यहाँ सजेस्ट है, यहाँ सजेस्ट है, और सजेस्ट के साथ क्या है, दैट है, तो इसका मतलब यहाँ ही के बाद क्या छिपा हुआ है, शुड छिपा हुआ है। अब ही के साथ शुड छिपा हुआ है, तो शुड के साथ विल स्टडी गलत है, स्टडीड गलत है, स्टडीज गलत है, आंसर क्या है, नो इंप्रूवमेंट। और यहां पर देखो सजेस्ट लिखा है, तो सजेस्ट लिखा है मतलब सजेस्ट के बाद दैट और दैट के बाद सब्जेक्ट, यहां पर क्या छिपा हुआ है, शुड छिपा हुआ है। शुड के साथ जब भी आएगा तो भी1 आएगा, यानी गोज नहीं बल्कि क्या होगा,
वो होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा होगा तो मैं एक और रूल पढ़ाऊंगा, एक और रूल पढ़ाऊंगा। राजकुमार चौधरी, ठीक है बाबू, जल्दी बताओ आप लोग, समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर है? अब आंसर नहीं बताओ अक्षय कुमार, अब मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है, सभी लोग को समझ में आ रहा है, ऑल क्लियर। चलो ठीक है, अब देखो, ठीक है ठीक है ठीक है भाई अक्षय कुमार, ठीक है। अब आप समझो, अब जब यहां तक सीख गए तो बोर्ड देखा क्या कि यार लड़का बड़ा चालाक हो गया है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं फटाफट बना दे रहा है, इसको तो कोई डाउट ही नहीं है, बना ले रहा है ये क्वेश्चन, है ना। अब देखो मैं भी तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, टाइम एंड टेंस, प्रेजेंट एंड डेफिनेट, लेकिन वो राम जाता है राम खाता है, अगर तुम ये पढ़ोगे तो 100% एग्जाम निकलने वाला नहीं है। आपको बिल्कुल वैसा ही सोचना है जैसा बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, और आप यहाँ हमारे साथ जो पढ़ रहे हो इसी उम्मीद से कि सर मैं यहाँ आपके साथ जुड़ा हूँ, मुझे 19 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कि सर आपने 19 साल में क्या देखा, क्या महसूस किया, कैसा क्वेश्चन आता है, ये सब, और मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, आओ चलो मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो समझो, देखो मैं अब यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं अब नेक्स्ट रूल पर आता हूँ। एक रूल है, देखो मैं हिंदी में समझाता हूँ, देखो है ना, क्या लिख रहा हूँ, सामान्य घटना को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने एक रूल लिखा, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा कि सामान्य घटना को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा लगा सुनने में कि सामान्य घटना को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, सुनने में अच्छा लगे। लेकिन आप कंफ्यूज होगे कि सर सामान्य घटना क्या है, ये तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है सर, आप सामान्य घटना क्या बोल रहे हो, ये मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि आप सामान्य घटना कहना क्या चाहते हो, सामान्य घटना आपके हिसाब से है क्या सर, मुझे ये बताओ। ठीक है, देखो सामान्य घटनाओं को लेकर अगर मैं बात करूं तो सामान्य घटनाओं को लेकर के आपको 3 तरह के रूल मिलेंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। और बिलीव मी ये तीनों ही रूल आपके लिए वरदान साबित होंगे जब आप एग्जाम में क्वेश्चन, है ना, पाएंगे, आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैं आपको समझा रहा हूं, फिर से समझ लो, समान घटनाओं को लेकर ये 3 रूल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और मैं अब आपको ये तीनों ही रूल बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं रूल नंबर 1 की बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, और मैं रूल नंबर 1 के लिए एक पेज ले लेता हूं। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है, देखो समझो, रूल नंबर 1 सबसे इजी है, रूल कह लो या कह लो एक स्ट्रक्चर। रूल नंबर 1 के लिए वो ये है कि अगर तुमने यहां इट लिखा, तो मैंने अभी अभी तुमको समझाया था, वो जो शुड वाला क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि भाई अगर यहाँ इट है तो ये 100% तय है कि यहाँ एडजेक्टिव होगा। तुम लोग सर हम तो नए हैं, मुझे तो एडजेक्टिव नहीं मालूम है, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं कि मालूम रहता तब तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं था, नहीं मालूम है तो मैं समझा रहा हूं कि अगर यहां पर इट आया तो ये 100% तय है कि यहां पर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ये हर हाल में तय है। और जब यहाँ इट है, यहाँ एडजेक्टिव है, तो यहाँ जब होगा तो प्रेजेंट में इज होगा और पास्ट में क्या होगा, वाज होगा। और इसके बाद वही अपना रूल फॉलो होगा, वही अपना कहानी दोहराया जाएगा। कौन सी कहानी, आप अगर सोच रहे होगे सर कौन सी कहानी दोहराई जाएगी, तो जो तुमने अभी पढ़ा, 2 + V1 + क्या है, ऑब्जेक्ट, और दूसरा रूल दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड। ठीक है, अगर नॉट की जरूरत है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो V1 + क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करेगा भाई कि अभी से पहले जब आप पढ़ रहे थे तो आपको यहां पर इस सेक्शन में एरर दिखाया जा रहा था, जिसमें शुड छिपा रहता था, और शुड को ध्यान में रख करके आपको यहां
नेगेटिव में नॉट प्लस V1 और अफर्मेटिव में V1 लेना होता था। लेकिन जब अब आप आगे बढ़ोगे तो आपका एरर यहां होगा, ठीक है। जब यहाँ इट है, यहाँ एडजेक्टिव है, यानी सेंटेंस में जब यहाँ इट है तो इसका मतलब 100% श्योर रहो कि वहां एडजेक्टिव होगा, और जब यहाँ एडजेक्टिव है इसका मतलब 100% यहाँ क्या होगा, इज होगा। तो आपको परेशान करने के लिए क्या किया जाएगा, यानी अब जो अगला एरर आपके सामने आएगा, मेरी बात समझो, अब जो अगला एरर आएगा उसमें यहां पर आपको एरर दिया जाएगा, यहां पर आपके सामने लगा दिया जाएगा हैज बिन, या यहां पे लगा दिया जाएगा हैड बिन, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर यहां इट है और यहां अगर एडजेक्टिव है तो ना तो हैज बिन आएगा ना ही हैड बिन आएगा, सिर्फ एक ही गाना गाया जाएगा, या तो इज का या तो वाज का। अब आप सोच रहे होगे कि सर क्या आप पढ़ा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। पहले मैं तुमको समझाने के लिए एक क्वेश्चन यहां लिखता हूं, और जब समझ जाओगे तो फिर मैं तुमको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊंगा। जैसे लिखा रहेगा इस तरह से, इट हैज बिन, ठीक है, इट हैज बिन बेटर टू, it has been better to walk than run fast। डी हो गया, ये देखो यहां देन रन फास्ट, ये यहां पर सी हो गया, ये यहां पर बी हो गया, और ये यहां पर ए हो गया। अब जब ये क्वेश्चन आया है तो तुम बोलोगे सर ये कैसा बेटर, देखो बेटर आया कहां से, पहले समझो। गुड, गुड का कॉम्पैरेटिव ही क्या होता है, बेटर होता है। गुड का कॉम्पैरेटिव क्या होता है, बेटर होता है। गुड का कॉम्पैरेटिव क्या होता है, बेटर होता है। तो अब यहां पर समझो, जब यहां इट लिखा है इसका मतलब हर हाल में ये वाला सेक्शन एडजेक्टिव है, 100%। इट लिखा है मतलब ये एडजेक्टिव है। तो जब इट लिखा है और यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ पर तुमको फंसाने के लिए क्या लगा देगा, हैज बीन। बताओ क्या ये हैज बीन सही है, तो तुम्हारा जवाब है नहीं सर, हैज बीन नहीं होगा। जब यहाँ इट है, यहाँ एडजेक्टिव है, तो बीच में या तो इज आएगा या फिर यहाँ क्या आएगा, वाज आएगा। या तो इज आएगा या फिर क्या आएगा, वाज आएगा। अब तुम सोच रहे होगे, अगर तुम समझ गए हो तो मैं तुम्हें यहां से कुछ प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूं। मैं तुम्हें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूं, आप ध्यान से क्वेश्चन बनाना, ठीक है। मैं तुमको इस किताब से कुछ प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जवाब दो। चलो यहां मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताना, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं प्रीवियस, देखो यहां पर बुक है और ये क्वेश्चन है। पेज नंबर 225, पेज नंबर क्या है, 225। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है भाई, क्वेश्चन नंबर मैं यहां से ले लेता हूं 4 नंबर क्वेश्चन। क्या लिख रहा है ये समझो, इट हैज ऑलवेज बिन, it has always been advisable to refrain from स्मोकिंग। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे जो लाइव जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनको एडवाइजेबल की हिंदी ना समझ में आए, हो सकता है उनको रिफ्रेन की हिंदी ना समझ में आए, लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चन बनाना है। अब कैसे बनेगा ये तो आपको समझना ही होगा। देखो यहाँ पर हैज बीन, हैज ऑलवेज बीन, अंडरलाइन है, देखो यहाँ ईट लगा है, इसका मतलब ये ईट है, इसका मतलब ये वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है 100%। ईट का मतलब आगे वाला क्या है, एडजेक्टिव है। स्ट्रक्चर यहाँ मैंने समझा ही दिया है कि अगर यहाँ ईट है इसका मतलब हर हाल में ये एडजेक्टिव है, बीच में क्या होगा,
इज या वाज। अब देखो यहां पर ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। ए ऑप्शन हैड ऑलवेज बिन, बी ऑप्शन है इज ऑलवेज, सी ऑप्शन है वाज ऑलवेज, डी ऑप्शन है वुड हैव ऑलवेज बिन, और ई ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट मतलब सेंटेंस में सुधार की जरूरत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात मैं बता दूं, कि कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि यूजुअली, ठीक है, या फिर ओकेजनली, या फिर ऑलवेज, या फिर डेली, इस तरह के मैंने बहुत सारे वर्ड लिखे थे। ये बताते हैं कि कोई भी काम या तो प्रेजेंट में बार बार होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या ये बताते हैं कि कोई भी काम पास्ट में क्या है, बार बार होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये लगे हुए हैं और ऑप्शन में प्रेजेंट और पास्ट दोनों है, तो आपने कल पढ़ा था कि हम ज्यादा महत्व किसका देते हैं, 100% किसका देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अब इसी बात को ध्यान में रख करके आपको ये क्वेश्चन बनाना है। देखो यहाँ इट लगा है, यहाँ एडवाइजेबल है, तुम्हारे पास ये ऑप्शंस हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सब लोग आंसर देना शुरू कर दिए हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 4 नंबर बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आपने सही जवाब दिया है, आपका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है ना। अगर आप कहोगे कि सर आप एक और क्वेश्चन लिखिए, सर एक और क्वेश्चन लिखिए, तो मैं समझूंगा कि नहीं ये जो क्वेश्चन है हम लोग का एग्जाम में आता है, सर एक और क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, ये तुम्हारा रिक्वायरमेंट है कि सर नहीं नहीं एक क्वेश्चन आप और लिखिए। ठीक है, चलो मैं लास्ट क्वेश्चन और लिखता हूं, इसके साथ मैं सेशन को क्या करूंगा, एंड करूंगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और तुमको देता हूं। तो मैं पेज नंबर भी बता दूं कि मैं कौन से पेज नंबर पर बात कर रहा हूं। पेज नंबर देखो इस बार मैं 226 है, और क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। इट हैज बीन बेटर टू पुट your money, it has been better to put your money in a bank than to keep it under your bed in a सूटकेस। ठीक है, मान लो ये तुम नए हो, तुम्हारा ये आज दूसरा सेशन है क्लास का, और तुमको ये क्वेश्चन बनाना है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, और सोच समझ के बताओ। प्रीवियस क्वेश्चन है, पेज नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जवाब दो। चलो सब लोगों ने जवाब दे दिया। देखो ओमकार सिंह कह रहे हैं कि सर ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है, सर इसके साथ ऑलवेज क्यों आया। मेरे भाई आप, ये बोर्ड ने क्वेश्चन जब पूछा तो ऑलवेज लिख दिया, वो चाहता तो नहीं भी लिख सकता था। अगर मान लो इसमें ऑलवेज नहीं होता तो फिर ऑप्शन में या तो इज होता या वाज होता। ओमकार सिंह, ओम कुमार सिंह सुनिए, अगर यहां ऑलवेज नहीं होता, इस क्वेश्चन में ऑलवेज नहीं होता, सिर्फ हैज बीन होता, तो यहां इज भी सही होता और यहां वाज भी सही होता।
लेकिन बोर्ड को आपको कंफ्यूज करना था, इसलिए उसने इज और वाज दोनों लिखा। अब इज वाज दोनों लिखा तो आंसर तो दोनों बन गया, लेकिन क्या करें जो कि आंसर एक ही सही हो, तो बोर्ड ने साथ में क्या लगा दिया, ऑलवेज। अब आप ऑलवेज देख करके सीधे कहोगे सर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट का मतलब इज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर ये क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में देखो, ये 226 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में कहां ऑलवेज है? हाँ, और इसके साथ ऑलवेज आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर आप लिखते हो आई एम ए स्टूडेंट, तो इसका मतलब एम ही तुम्हारा मेन वर्ब है। एम के बाद जब कोई वर्ब लिखोगे तब ना ये सहायक क्रिया बनेगा। जैसे लिखे ही इज ए प्लेयर, तो इजी मेन वर्ब है, तो ऑलवेज आएगा, क्यों नहीं आएगा? आई एम ऑलवेज रेडी नहीं बोलते हो, आई एम ऑलवेज रेडी, ही इज ऑलवेज रेडी, बिल्कुल आएगा। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो यहां पर अब आप समझ चुके हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग अपना जवाब दो कि क्या आपको समझ में आ गया है या नहीं समझ में आ गया। क्या आपको समझ में आ गया है सारी चीजें जो पढ़ाई गई? सारी बातें समझ में आ गई, ऑल क्लियर? चलो, सारी बातें समझ में आ गई। सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बाह क्यों परेशान हो मयंक राज? अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए थोड़ा तुम्हारा माइंड और ग्रोथ हो जाएगा, तब मैं शुरू करूंगा। अब मैं आज से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करूंगा तो तुम याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि वर्ड याद करने की कितना याद करोगे, वर्ड को समझना पड़ता है, वर्ड पर प्रैक्टिस करना पड़ता है। अभी रुक जाओ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुको, मैं खुद वर्ड शुरू करूंगा। क्योंकि भाई ये तो 100% तय है कि आप अगर ग्रामर देखो, कोई भी अगर चाहते हो कि तो भाई तुम्हारा रिजल्ट आए, तो तुमको किन किन चीजों पे काम करना है, ग्रामर पे काम करना है, वोकैब पे काम करना है, कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है, इसके बाद तुमको रिवीजन करना है, और रिवीजन के बाद तुमको क्या करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना है। तो ये समझ लो आप कि मैं अभी आपका ग्रामर शुरू किया हूं, अभी 2 दिन 4 दिन रुको आप, उसके बाद मैं खुद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, साइनो, एंटो मैं खुद पढ़ाऊंगा, आप परेशान ना हो। क्योंकि आपको पढ़ना ही है, ग्रामर पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, रिवीजन आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, तब जा करके आप 100% 25 में 25 इंग्लिश स्कोर करोगे। आप आज का डेट लिख लो, आज कौन सा डेट है, आज तुम्हारा डेट हो गया मेरे को लगता है 4 अक्टूबर। ठीक है, आज से 4 मंथ्स काउंट करना, ईमानदारी से पढ़ना। 4 मंथ्स होते होते तुम जब भी कोई सेट बनाओगे तो तुम्हारा 25, अगर पीटी का क्वेश्चन बना रहे हो तो 20 प्लस सही होगा 100%। अगर तुमको यकीन नहीं है तो हमारे यहाँ ऑफलाइन जो क्लासेस चलते हैं, तुम वहाँ आकर के इंक्वायरी कर सकते हो, 20 प्लस 100% सही होगा। और वर्ड्स को लेकर के जरा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड्स को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वन वर्ड है, इडियम है, साइनो है, एंटो है, स्पेलिंग एरर, वो सब मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। तो चलो, मैं यहाँ तक अपना यहाँ पर आकर मैं आज का क्लास सेशन ख़त्म कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी मैंने पढ़ाया है इसका मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा, आप वो सब अच्छे से फेयर करना, कॉपी फेयर करना। अगर कोई डाउट होगा तो आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर 9507 45 612, आप इस पर व्हाट्सअप करके अपना डाउट शेयर कर सकते हो। आपको जो होमवर्क दिया जाएगा आप वो होमवर्क बना लेना, ताकि मैं कल चेक करूं और फिर मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, तो चलो इतना ही पे मैं क्लास को एंड कर रहा हूं। ठीक है, चलो, गुड नाइट।